नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की समीक्षा यानी एकांकी कला की दृष्टि से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की समीक्षा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आपके सामने पेश करता हूं। महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक के माध्यम से इन्होंने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की घटना को एक नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। इस एकांकी नाटक का उद्देश्य केवल महाभारत की घटना का लेखा जोखा प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि महाभारत की घटना के माध्यम से अनेक नई बातों की जानकारी देना भी है। जैसे यह युद्ध आखिर क्यों हुआ था, क्या इस युद्ध के लिए केवल कौरव ही जिम्मेदार थे या पांडव भी जिम्मेदार थे, आदि आदि जैसे गंभीर विषय को नए ढंग से एकांकीकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है। आइए एक छोटी सी भूमिका देने के बाद अब मैं एकांकी कला की दृष्टि से इस नाटक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए, आप भली भांति जानते हैं कि एकांकी नाटक की समीक्षा करने के लिए हमें किन किन तत्वों का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे तो इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, इसलिए यहां भी मैं उन्हीं तत्वों की सहायता से महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए, सबसे पहले हमारा पहला तत्व है कथा वस्तु। जी हां, कथा वस्तु यानी छोटी सी कहानी। महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की कथा की शुरुआत कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन नामक एक सरोवर से होता है। कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाला यह युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दोनों ही पक्ष के एक से बढ़कर एक योद्धा तथा सेनापति युद्ध में मारे जा चुके थे। अंततः आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली दुर्योधन भी बुरी तरह आहत होकर अंततः कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन नामक एक सरोवर में जाकर छिप जाता है। संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, दिव्य दृष्टि मिलने के कारण युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल इस प्रकार सुनाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति युद्ध स्थल का दृश्य टेलीविजन पर देखकर उसकी कमेंट्री सुना रहा हो। दुर्योधन के इस प्रकार द्वैत वन के एक सरोवर में छिपने की बात को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है। तब संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि महाराज, जो हो चुका है अब उस पर चिंता करना व्यर्थ है। दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए द्वैत वन के एक सरोवर में जाकर छिपकर बैठ जाता है, परंतु न जाने कैसे पांडवों को इस बात की सूचना मिल जाती है कि दुर्योधन द्वैत वन के एक सरोवर में जाकर छिपकर बैठा हुआ है।
और वे तत्काल ढूंढते हुए रथ पर चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं। भीम सरोवर की ओर संकेत करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि शिकारी यानी अहेरी की सूचना अनुसार दुर्योधन इसी सरोवर के जल में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर दुर्योधन को जल से बाहर निकलने के लिए ललकारता है। दुर्योधन फिर भी बाहर नहीं निकलता है। तब भीमसेन भी दुर्योधन को जल से बाहर निकलने के लिए ललकारता है। दुर्योधन फिर भी बाहर नहीं निकलता है। दुर्योधन सरोवर से ही अपने को निर्दोष बतलाता है और पांडवों को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बतलाता है। ठीक इसके विपरीत युधिष्ठिर भी अपने आप को निर्दोष बतलाता है और दुर्योधन को दोषी सिद्ध करता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर तथा भीम के मध्य जो बातचीत होती है वे एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों से ओतप्रोत होते हैं, पर जब बात बनते नहीं दिखती है तो दुर्योधन बाध्य होकर यह कहते हुए बाहर निकल कर आता है कि अप्रस्तुत को मारने में यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो लो, मैं बाहर आता हूं। और वह कहता है कि ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। लो, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। कुछ देर के बाद वह समय और शस्त्र देने की भी बात करता है। युधिष्ठिर कहता है कि ठीक है, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो हमें बता दो और जिससे लड़ना चाहो वह हमें बता दो। हम में से केवल एक ही व्यक्ति तुमसे युद्ध करेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। दुर्योधन के कहने पर उसे एक गदा दे दी जाती है। भीमसेन और दुर्योधन के मध्य भीषण गदा युद्ध होता है और दुर्योधन के पराक्रम को देखकर कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसी की जीत होगी। तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे वह आहत होकर वहीं गिर जाता है। संजय धृतराष्ट्र को शांत करते हुए आगे का वृतांत सुनाते हैं। दुर्योधन आहत होने के कारण वहीं जमीन पर गिर जाता है और कराहते रहता है। तभी युधिष्ठिर दुर्योधन के समीप पहुंचकर शांत स्वर में सांत्वना देते हैं। दुर्योधन अपने दुख को प्रकट करते हुए उनसे कहता है कि तुमने मुझे जीवन भर तो चैन नहीं लेने दिया है, अब कम से कम मुझे शांति से तो मर लेने दो। युधिष्ठिर, जाओ, चले जाओ। फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। दुर्योधन अपने दुख को प्रकट करते हुए कहता है कि जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने भीषण युद्ध किया। युधिष्ठिर इस तर्क को काटते हुए कि पिता पांडु के राज्य पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं, दुर्योधन का उत्तर है कि तुम्हारे पिता चूंकि राज्य पाने के अधिकारी नहीं थे, मेरे पिता अंधे थे, राज्य की देखभाल ठीक से नहीं कर सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पिताजी को राज्य की देखभाल का कार्य सौंपा गया था। इस तरह से तो राज्य वस्तुतः मेरे पिता का ही था। युधिष्ठिर यह सब सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा जैसा मत है वैसा मत पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी व्यक्त नहीं किया। तो दुर्योधन व्यथापूर्वक
कह उठता है। यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा ध्वंस किया गया और सब अंधों बहरों की भांति उसे स्वीकार करते चले गए। सबने मेरा हट ही देखा, परंतु मेरे पक्ष का न्याय किसी ने भी नहीं देखा। दोनों ही पक्ष के लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी घटनाओं का वर्णन करते हैं और अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि दोनों में अभिमन्यु, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को छल पूर्वक मारने के लिए भी छिटाकशी होती है। युधिष्ठिर के द्वारा बार बार शांत होने की बात कहने पर उत्तेजित होकर दुर्योधन कहता है कि 2 क्षण और फिर मैं सदा सदा के लिए शांत हो जाऊंगा, पर अंतिम सांस निकलने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। युधिष्ठिर, शायद तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, तो सुनो। मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की है, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी है, अंत तक मैंने तुमसे टक्कर ली है और अब मैं वीरगति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक ही दुख है, यही कि मेरे पिता आखिर अंधे क्यों हुए। काश मेरे पिता अंधे न होते। मेरे साथ एक दुख भी साथ जाएगा कि मेरे पिता आखिर अंधे क्यों थे। कहते कहते कुछ क्षण पश्चात दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और यह नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक सफल एकांकी नाटक है। इसमें कथा का विस्तार न होकर अत्यंत लघु है। इस एकांकी की कथा वस्तु सुसंगठित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध है, परंतु प्रवाहमयता अपेक्षाकृत कम है। एकांकी की कथा लघु होने पर भी इस कथा में उच्च कोटि की कथा वस्तु के सभी गुण दिखलाई पड़ते हैं। एकांकी की कथा वस्तु में रोचकता और कौतूहलता के गुण पर्याप्त मात्रा में दिखलाई पड़ते हैं। आइए अब मैं दूसरा शीर्षक यहाँ रखता हूँ। हमारा दूसरा पॉइंट है चरित्र चित्रण। जी हाँ, चरित्र चित्रण एकांकी कला का एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से महाभारत की एक सांझ एक सफल एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक में कुल 5 पात्र हैं। एकांकीकार ने सभी पात्रों का चरित्र चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है, जैसे संजय, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भीमसेन। ये सभी इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के एक जन्मांध राजा थे जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके चचेरे भाई और पांडव इनके भतीजे थे। संजय एक दासी पुत्र था। यही नहीं, संजय धृतराष्ट्र के मंत्री तथा मित्र एवं सहयोगी भी थे। इन्हें प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से एक दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जिसके फलस्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को राजमहल में सुनाते हैं। दुर्योधन, जी हाँ, दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका मूल नाम सुयोधन था, परंतु अपने बुरे आचरण के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया था। दुर्योधन अत्यंत ही वीर, बहादुर, साहसी, महत्वाकांक्षी
तथा रण कौशल में निपुण एक वीर योद्धा था। वह गदा युद्ध में भी पारंगत था। यही नहीं, वह एक अभिमानी, हठी, क्रूर, षड्यंत्रकारी तथा एक निर्दयी व्यक्ति भी था। युधिष्ठिर महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे। वे पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। वे बड़े ही विनम्र, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, सदाचारी तथा नीति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। यही नहीं, वे निर्लोभी, संतोषी, आज्ञाकारी तथा अपने से बड़े गुरुजनों का आदर व सम्मान करने वाले शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। भीमसेन पांचों पांडवों में से एक थे तथा युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। भीम बड़ा ही वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी, बलशाली तथा गदा युद्ध में निपुण एक कुशल योद्धा था। इस एकांकी में इन पात्रों के अतिरिक्त एक अहेरी आया है जो इस नाटक का गौण पात्र है। चाहे एकांकी का प्रमुख पात्र हो या फिर गौण पात्र, सभी पात्रों का चरित्र चित्रण एकांकीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। गौण पात्र भी कथा वस्तु के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः चरित्र चित्रण की दृष्टि से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक सफल व सुंदर एकांकी नाटक है। आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अगला शीर्षक है कथोपकथन या संवाद योजना। जी हाँ, कथोपकथन या संवाद योजना एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। कुछ विद्वानों ने कथोपकथन या संवाद योजना को एकांकी नाटक का रीढ़ कहा है। कथोपकथन या संवाद योजना की दृष्टि से भी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक सफल एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक के संवाद या कथोपकथन काफी प्रभावशाली, सौदेश्यपूर्ण, प्रासंगिक, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, भावानुकूल एवं रोचक है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है, इसलिए इस एकांकी के संवाद प्रायः बड़े बड़े हैं। हाँ, छोटे छोटे संवाद बहुत ही कम है। जो भी हो, संवाद चाहे बड़े बड़े हों या फिर छोटे छोटे संवाद हों, ये संवाद पाठकों को या फिर श्रोताओं को बोझिल नहीं करते हैं, बल्कि उनमें एक उत्सुकता बनाए रखते हैं। मैं एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। उदाहरण स्पष्ट है। संजय, धैर्य महाराज धैर्य। गुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। धृतराष्ट्र, संजय बहलाने की चेष्टा न करो, रुक कर। पर ठीक ही कहा तुमने, गुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या क्या कहा था सुयोधन ने? कब? संजय, जब सुयोधन आहत होकर, निस्सहाय होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जयध्वनि करते और हर्ष मनाते हुए अपने शिविर से लौट गए। फिर युधिष्ठिर आए। अतः इस एकांकी नाटक के संवाद जहां एक और एकांकी नाटक में आए हुए पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं, वहीं दूसरी ओर एकांकी की कथा वस्तु को गति प्रदान करने में भी सहायक हुए हैं। एकांकी के संवादों में कहीं कहीं दार्शनिकता के भी दर्शन हो जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के संवाद विद्वतापूर्ण हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी काफी प्रभावशाली बन पड़ी है। निस्संदेह कथोपकथन या
संवाद योजना की दृष्टि से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक श्रेष्ठ एवं सफल एकांकी नाटक है। आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अगला शीर्षक है देश काल या वातावरण। जी हां, देश काल या वातावरण एकांकी नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो नाटक को समसामयिक बनाता है। देश काल या वातावरण की दृष्टि से भी महाभारत की एक सांझ एक सफल एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है तथा महाभारत काल की कथा है। कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले भीषण युद्ध की कथा है। अतः एकांकीकार ने इस एकांकी में कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के सरोवर में दुर्योधन के छिपने तथा निकलकर बाहर आने और पांडवों तथा भीमसेन के मध्य हुए युद्ध का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। संजय जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, दिव्य दृष्टि मिलने के कारण इस युद्ध का आंखों देखा हाल इस प्रकार सुनाते हैं जैसे कोई व्यक्ति युद्ध स्थल का दृश्य टेलीविजन पर देखकर उसकी कमेंट्री सुना रहा हो। यही इस नाटक का वातावरण है जिसमें एकांकीकार को पर्याप्त सफलता मिली है। आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अगला तत्व है संकलन त्रय। जी हां, संकलन त्रय भी एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। संकलन त्रय या अभिनेता की दृष्टि से भी महाभारत की एक सांझ एक सफल एकांकी नाटक है। इस नाटक में केवल एक ही दृश्य है तथा पात्रों की संख्या भी कम है। यानी इस नाटक में केवल मुख्य रूप से 5 ही पात्र हैं। आज का युग चूंकि तकनीकी का युग है, इसलिए इस नाटक को बहुत ही कम समय में रंगमंच पर उतारा जा सकता है। द्वैतवन सरोवर और युद्ध के दृश्य को भी आसानी से दिखलाया जा सकता है। अतः एकांकीकार ने इस एकांकी में देशकाल समय के संकलन के साथ साथ अभिनेता पर भी विशेष बल दिया है जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अगला तत्व है भाषा शैली। जी हां, भाषा शैली भी एकांकी नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। भाषा शैली की दृष्टि से भी महाभारत की एक सांझ एक सफल सुंदर एवं श्रेष्ठ एकांकी नाटक है। ऐसे तो एकांकीकार ने इस नाटक में तत्सम शब्दावली का ही विशेष रूप से प्रयोग किया है, फिर भी इस एकांकी नाटक की भाषा सरल सरस सुबोध और बोधगम्य है। इस नाटक की भाषा में सरसता सहजता स्वाभाविकता तथा रोचकता के गुण पाए जाते हैं। यही इस एकांकी नाटक की उल्लेखनीय विशेषता है। यही नहीं, इस एकांकी नाटक की भाषा प्रभावशाली प्रसंगानुकूल पात्रानुकूल भावानुकूल मनोनुकूल प्रवाहपूर्ण आकर्षक एवं रोचक है। भाषा विषय के अनुकूल है। कहीं कहीं पर कठिन शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ है, किंतु कथानक को देखते हुए वे बोझिल नहीं बन पाए हैं। इस एकांकी नाटक में नाटककार ने मुहावरों व लोकोक्तियों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है, जैसे स्वाहा होना, तितर बितर होना, आहों का अलाप करना, हृदय नहीं पसीजना, धर्म की दुहाई देना, छाती ठंडा न होना आदि आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एकांकीकार ने इस एकांकी नाटक में शब्दों का चयन। अतः भाषा शैली की दृष्टि से भी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक श्रेष्ठ सुंदर व सफल एकांकी नाटक है। आइए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अगला शीर्षक है उद्देश्य।
उद्देश्य की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य पर मैंने एक अलग वीडियो आपके लिए बना कर रखे हैं। आवश्यकता महसूस होने पर आप उस वीडियो को भी विस्तार से देख सकते हैं। आइए तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। चूंकि नाट्य कला की दृष्टि से उद्देश्य की चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर भी मैं उद्देश्य को बताने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक का उद्देश्य केवल महाभारत की घटना का लेखा जोखा प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि महाभारत की घटना के माध्यम से अनेक नई बातों की जानकारी देना भी है। यह एकांकी नाटक सर्वप्रथम मानव मात्र को यह संदेश देता है कि हमें कभी भी धन संपत्ति या जमीन जायदाद को लेकर आपस में कलह या झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही आपस में यानी भाइयों में कभी भी वैमनस्य या ईर्ष्या द्वेष की भावना रखनी चाहिए, बल्कि धन संपत्ति को लेकर एक दूसरे में त्याग की भावना होनी चाहिए। दरअसल त्याग और सहनशीलता के अभाव में ही महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक के माध्यम से लेखक ने हमें यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि चाहे हम जितनी भी क्रूरता, निर्दयता और कूटनीति का सहारा लेकर हम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश क्यों न कर लें, अंततः जीत सत्य की ही होती है। सत्य और असत्य के संघर्ष में सदैव सत्य की ही जीत होती है। धर्म और अधर्म के संघर्ष में सदैव। अतः कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सदैव सत्य और धर्म के पथ पर ही चलने का प्रयास करना चाहिए तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ लेखक ने इस एकांकी नाटक के माध्यम से युद्ध के भीषण परिणाम को भी दिखलाया है और हमें यह संदेश दिया है कि युद्ध कभी भी हो, किसी भी देश या समाज में हो या फिर व्यक्ति विशेष में हो, युद्ध किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं होता है। इसका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। अपार धन जन की क्षति होती है जिसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अतः युद्ध से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में त्याग और मेल मिलाप के महत्व को समझना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सच्चा सुख है, इसी में जीवन का सच्चा आनंद है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लोगों में जगाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में इस एकांकी नाटक के माध्यम से लेखक ने हमें यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि महाभारत के युद्ध में केवल कौरव ही दोषी नहीं थे, बल्कि पांडव भी दोषी थे। उन दोनों की महत्वाकांक्षा ही महाभारत के महान युद्ध, पांडवों और कौरवों की महत्वाकांक्षा ने ही इस युद्ध को जन्म दिया। अतः नाटककार ने इस एकांकी नाटक के माध्यम से हमें जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है वह इस समाज के लिए बहुत ही उपयोगी तथा कल्याणकारी है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान एकांकी नाटक है। आइए अब मैं नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट्स की चर्चा करता हूं। हमारा अंतिम पॉइंट्स है, हमारा अंतिम शीर्षक है शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। शीर्षक या नामकरण महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर एकांकी नाटक है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से महाभारत की एक सांझ एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। प्रस्तुत एकांकी नाटक का शीर्षक सर्वथा उचित, आकर्षक एवं सार्थक है। सांझ
दिन का आखिरी पहर होता है। जिस प्रकार सूर्यास्त होने पर दिन का अंत यानी सांझ कहलाता है, ठीक उसी प्रकार महाभारत में दुर्योधन के जीवन का अंत ही महाभारत के सांझ की सूचना देता है, अर्थात दिन का अंत सांझ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन की मृत्यु भी महाभारत की सांझ है। लेखक ने इस एकांकी नाटक में दुर्योधन के अंतिम समय का वर्णन कर हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि महाभारत के इस युद्ध में न केवल कौरव ही दोषी थे बल्कि पांडव भी दोषी थे। उन दोनों की महत्वाकांक्षा ने ही महाभारत के इस महान युद्ध को जन्म दिया। अतः लेखक ने केवल एक दिन की सांझ के माध्यम से एक गंभीर विषय को नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। अतः यह शीर्षक सभी दृष्टियों से यानी प्रत्येक दृष्टि से आकर्षक, उचित। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत की एक सांझ जो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। यह नाटक नाट्य कला की दृष्टि से एक सफल एकांकी नाटक है। इस नाटक में नाटककार ने लगभग एकांकी कला के सभी तत्वों का निर्वाह बड़े सुंदर ढंग से किया है, जिसमें नाटककार को पर्याप्त सफलता मिली है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक श्रेष्ठ, सुंदर व ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। यह नाटक एकांकी कला की दृष्टि से एक सफल एवं सुंदर एकांकी नाटक है। आशा करता हूं इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। साथ ही साथ नाट्य कला के जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों के आधार पर मैंने इस नाटक की समीक्षा की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।